प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आर्मी के चीफ जनरल दलबीर सिंह ने फ़ोन किया और बताया कि सियाचिन के रीजन में इंडियन आर्मी के जवानों के साथ एक हादसा हो गया और उन जवानों की हेल्प करने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन बनाया जा रहा है। इंडियन आर्मी के पूरे इतिहास में ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन पहले कभी नहीं किया गया था और इसीलिए इसके बारे में जानने के लिए पूरा देश उत्सुक था। प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ को कहा कि उनको हर दिन इस ऑपरेशन के डेली अपडेट्स चाहिए। ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था सियाचिन ग्लेशियर के रीजन में एक आर्मी पोस्ट में दबे हुए जवानों को बचाने के लिए। वहां पे एक जोरदार एवलांच आया था जिसकी वजह से एक आर्मी पोस्ट पे 10 जवान बर्फ के नीचे दब गए थे और ये ऑपरेशन एक रेस्क्यू ऑपरेशन था। उन जवानों की बॉडीज निकालने के लिए नहीं था, क्योंकि कुछ समय पहले बर्फ के नीचे से रेडियो से एक आवाज आई थी जिससे ये कंफर्म हो गया था कि इतनी मोटी बर्फ की लेयर के नीचे अभी भी कुछ जवान जिंदा हैं और सांस ले रहे हैं। कहानी शुरू होती है 2015 के दिसंबर से। ये वो टाइम था जब इंडियन आर्मी का मद्रास रेजिमेंट का 19th बटालियन अभी सियाचिन के रीजन में तैनात था। इनमें से कुल 10 फौजी, जिसमें से 8 19th बटालियन के थे, हाइक करके सोनम पोस्ट तक गए थे। सोनम पोस्ट दुनिया के सबसे ऊंचे मिलिट्री पोस्ट में से एक है जो हमेशा मैन रहता है, मतलब हमेशा वहां पे कोई ना कोई सोल्जर ड्यूटी करता है। ये पोस्ट साल्टोरो रिज के हाइट पे है जहां से ईस्ट डायरेक्शन में सियाचिन ग्लेशियर का व्यू मिलता है और वेस्ट डायरेक्शन से पाकिस्तान की ऑक्यूपाइड टेरिटरीज का। इस पोस्ट का नाम सोनम पोस्ट इंडियन आर्मी के एक हवलदार सोनम के नाम पे रखा गया था जिन्होंने 1984 में इस पोस्ट को आके कैप्चर किया था। सोनम पोस्ट इतनी हाइट पे है कि जो भी फोर्स वहां पे ड्यूटी करती है उसको बहुत एक अच्छा व्यू मिलता है अपने आसपास का। तो अगर नीचे किसी भी डायरेक्शन से कोई एनिमी एक्टिविटी होती है तो इस पोस्ट से साफ नजर आता है। पर दूसरी तरफ ये एक बहुत ही डेंजरस पोस्ट है क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम है। उस समय 19th बटालियन के सीओ थे कर्नल बहादुर गुरुंग और उन्होंने अपने बटालियन में से 8 फिटेस्ट जवानों को चुन के सोनम पोस्ट पे भेजा था। ये हैं सारे जवानों के नाम और इनके टीम लीडर थे सूबेदार नागेशा टीटी। सोनम पोस्ट 20,500 फीट की ऊंचाई पे थी जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत जोरों से बहुत ठंडी हवा चलती थी और इसी वजह से यहाँ पे बहुत बार टेम्परेचर -60 डिग्री तक चले जाता था। आप कंपेयर करके देखिए, जब कभी कभार सर्दियों के महीने में टेम्परेचर 1-2 डिग्री भी चला जाता है तो कितनी ठंड लगती है। हम बाहर नहीं निकलते, हमेशा रजाई में घुसे रहते हैं। पर -60 पे जो सोल्जर ड्यूटी कर रहा है उसको सिर्फ वहाँ ड्यूटी नहीं करनी है, उसको अगर हमला होता है तो एनिमी की फायर का सामना भी करना है। इसीलिए कहा जाता है कि आर्मी के जवानों की लाइफ, स्पेशली वो जवान जो हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स में पोस्टेड हैं, बहुत ही मुश्किल होती है। ठंड के अलावा इस एरिया को इसलिए भी डेंजरस माना जाता है क्योंकि अक्सर यहाँ पे एवेलांचेस आते हैं। एक एवेलांच एग्जैक्टली क्या होता है? एवेलांच को हिंदी में हिमस्खलन कहते हैं। ये एक नेचुरल डिजास्टर है जो बर्फीले पहाड़ों में आता है। जब भी बहुत तेज हवा चलती है या बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाता है या अचानक से टेम्परेचर चेंज होता है तो बहुत बड़ा बर्फ़ का हिस्सा पहाड़ से अलग हो जाता है और ये जब हिस्सा गिरना शुरू करता है तो अपने आसपास की बर्फ़ को अपने साथ ले लेता है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू करता है। ये इतना तेज आगे चलता है कि इसके रास्ते में कुछ भी है, चाहे इंसान, पहाड़, कोई भी स्ट्रक्चर, सबको अपने साथ लेके आगे चलता रहता है। 3 फरवरी साल 2015 को इंडियन आर्मी के 10 जवान सोनम पोस्ट पे थे जिसमें से कुछ गार्ड ड्यूटी पे थे और कुछ अपने टेंट्स में थे और सुबह ऐसा ही एक जोरदार एवलांच इनकी पोस्ट पे आता है। ये एवलांच काफी बड़ा था क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी एक बहुत बड़े बर्फ के हिस्से के टूटने की वजह से। इसके डायमेंशन बताए जाते हैं 1000 मीटर्स बाय 800 मीटर्स। इतना बड़ा बर्फ का टुकड़ा जब नीचे गिरना शुरू किया तो सोनम पोस्ट को पूरी तरह इसने दफन कर दिया। अब जहां पे सोनम पोस्ट थी वहां पे दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। सोनम पोस्ट से कुछ दूर थोड़ी नीचे हाइट पे कंपनी कमांडर मेजर विपिन कुमार अपने कुछ सोल्जर्स के साथ तैनात थे। मेजर को हर दिन सुबह 4 बजे सोनम पोस्ट से एक सिट ट्रैप मिलता था, मतलब यहाँ पे सब कुछ ठीक है। इस दिन सुबह 4 बजे इनको सिट ट्रैप नहीं मिला, पर क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड की बात है, टेम्परेचर अक्सर बहुत कम होते हैं तो अक्सर रेडियो सेट ठंड होने की वजह से काम नहीं करते। तो 4 बजे जब उनको अपडेट नहीं मिला तो शुरू में तो उनको चिंता नहीं हुई, पर जब 1 घंटे बाद भी कोई अपडेट नहीं आया तब मेजर परेशान हुए और फिर सुबह 5:15 पे रेडियो पे एक कमजोर और हल्की सी आवाज आई, साहब हम दब गए। ये आवाज सोनम पोस्ट में दबे 10 फौजियों में से एक हवलदार एलुमलाई की थी। वो बर्फ के नीचे दबे हुए थे पर किसी तरह से उनके पास एक रेडियो सेट था और उसी से उन्होंने मेजर को इन्फॉर्म किया। मेजर अब समझ गए कि उनका सबसे भयानक डर सच साबित हो गया क्योंकि ये पहली बार नहीं था। इसके ठीक 1 महीने पहले यानी 3 जनवरी 2015 को ऐसे ही इंडियन आर्मी के 4 जवान सियाचिन के रीजन में एवलांच में दब गए थे। पर इस सिचुएशन में अंतर ये था कि रेडियो से कांटेक्ट हो गया था और ये कंफर्म हो गया था कि वहां पे दबे हुए सोल्जर्स अभी जिंदा हैं।
मेजर ने एक रेस्क्यू टीम बनाई और अपने चेन ऑफ कमांड को अप्रोच करना शुरू किया। उन्होंने अपने सीईओ कर्नल गुरुंग को इन्फॉर्म किया कि सोनम पोस्ट पे ये हादसा हो गया। कर्नल गुरुंग ने फिर अपने सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट किया। फिर इस तरह से चेन ऑफ कमांड से होते हुए ये खबर आर्मी के नॉर्दर्न कमांड के हेडक्वार्टर उधमपुर पहुंची और वहां से फिर आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली पहुंची और वहां से फिर इन्फॉर्म किया गया आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह को। जनरल को खबर मिलते ही उन्होंने तुरंत गवर्नमेंट लीडरशिप को इन्फॉर्म करने का सिलसिला शुरू किया। वहां मेजर ने अपने आसपास जवानों को इकट्ठा किया और तुरंत सोनम पोस्ट की तरफ ट्रैक करना शुरू किया। 2 घंटे के ट्रैक के बाद जब वो सोनम पोस्ट पहुंचे तो वहां पे वो पोस्ट थी ही नहीं। अब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और पता ही नहीं चल रहा था कि ये पोस्ट कहाँ थी एग्जैक्टली। उस समय तक हेलीकॉप्टर से कुछ एक्सपर्ट माउंटेनियर्स और कुछ रेस्क्यू टीम के मेंबर्स इस सोनम पोस्ट पे पहुंच चुके थे। इस रेस्क्यू टीम के पास कुछ इक्विपमेंट था जिसमें से मेटल डिटेक्टर्स, खुदाई का सामान और ट्रेन डॉग्स थे जो एवलांच रेस्क्यू ऑपरेशंस में अक्सर पार्टिसिपेट करते थे। इस तरह से सेम दिन दोपहर 12 बजे तक सोनम पोस्ट पे लगभग 50 लोग इस रेस्क्यू टीम में शामिल हो चुके थे। इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे रेस्क्यू ऑपरेशन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में आपको हार्ड लेबर करना पड़ता है, यानी खुदाई का कुछ काम करना पड़ता है। और क्योंकि उस अल्टीट्यूड पे ऑलरेडी ऑक्सीजन बहुत कम होता है, तो अगर आप थोड़ा भी एक्टिविटी करते हैं, आप थोड़ा चल भी लेते हैं, तो आपकी सांस फूलने लगती है। अब यहाँ पे जो रेस्क्यू टीम थी उनको तो करना ही हार्ड लेबर था। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न ये था कि जो रेस्क्यू टीम है उनको किस तरह से हम हेल्प करें, सप्लाई करें, ताकि रेस्क्यू टीम के मेंबर्स ही कैजुअलिटी ना बन जाए। इस वजह से जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन था ये एक ग्राउंड के रेस्क्यू ऑपरेशन से बहुत अलग था। फिर उसी दिन दोपहर 3 बजे तक किसी तरह मीडिया में बात लीक हो गई और पूरे देश को पता चल गया कि एवलांच आने की वजह से सोनम पोस्ट पे 10 जवान दब गए। और उस टाइम के लिए बहुत ही नेगेटिव न्यूज थी, क्योंकि 1 महीने पहले ऐसी ही एक न्यूज आई थी जिसमें 4 जवान शहीद हो गए थे। शाम तक ये रेस्क्यू टीम काम करती रही पर उनको कोई सफलता नहीं मिली और फिर रात में बहुत तेज हवाएं चलने लगी, जिसकी वजह से ऑपरेशन को वहीं पे रोकना पड़ा। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उस रेस्क्यू टीम के बहुत सारे मेंबर्स को ऐसा लग रहा होगा कि हम अब जो खुदाई कर रहे हैं वो सर्वाइवर्स के लिए नहीं बल्कि डेड बॉडीज निकालने के लिए कर रहे हैं। फिर अगले दिन की पहली किरण होते ही वापस रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और ये लोग अपना काम करने लगे। फिर अचानक से इस रेस्क्यू टीम के एक मेंबर को अपने रेडियो पे एक हल्की सी आवाज सुनाई पड़ी। ये आवाज थी सिपाही राम मूर्ति एन की। इसके पहले जैसे मैंने बताया कि हवलदार एलुमनाई ने रेडियो पे कांटेक्ट किया था, पर उसके बाद जब रेस्क्यू टीम ने उनसे कांटेक्ट करने की बात करने की कोशिश की तो बात नहीं हो पा रही थी। तो सब लोग उम्मीद हार गए थे। पर जब यहाँ पे फिर से सिपाही राम मूर्ति की आवाज आई तो एक बार फिर से नए जोश और नए उत्साह के साथ इनको भरोसा हो गया कि अभी भी सोल्जर्स नीचे जिंदा हैं। सिपाही राम मूर्ति के साथ कांटेक्ट होने के बाद ये कांटेक्ट बना रहा और लगातार रेस्क्यू टीम के मेंबर्स उनसे बात करके पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वो एग्जैक्टली कहाँ हैं। इस पूरी बर्फ में जो इतने दूर तक फैली हुई है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि उनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। और क्योंकि सिपाही राम मूर्ति भी इतने नीचे तक बर्फ में दबे हुए थे तो उनको भी पता नहीं चल पा रहा था कि वो कहाँ पे थे और उनकी पोजीशन क्या है। ये भी कहना मुश्किल था कि उनका शरीर भी सीधा है कि नहीं। इतनी बर्फ के नीचे जब आप दबे होते हो तो आपको पता भी नहीं चलता कि जमीन कहाँ पे है और आसमान किस डायरेक्शन में। तो वो भी रेस्क्यू टीम के मेंबर्स को गाइड नहीं कर पा रहे थे कि उनकी लोकेशन कहाँ पे। रेस्क्यू टीम लगातार इनकी पोजीशन को पिन पॉइंट करने की कोशिश कर रही थी, पर फिर उसी दिन रात को 9 बजे इनके रेडियो से भी आवाज आनी बंद हो गई। इस पूरे टाइम के दौरान इस रेस्क्यू टीम की साइज भी बढ़ रही थी। सियाचिन बैटल स्कूल से एक नई टीम आई थी जो अपने साथ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट लेके आए थे, जिसमें से एक ऐसा सेंसर इक्विपमेंट था जो बर्फ के नीचे कुछ डेप्थ तक देख सकता था। इसके अलावा उनके पास स्पेशलाइज्ड कटिंग मटेरियल था जिससे वो तेजी से बर्फ को काट पाए। रेस्क्यू टीम बढ़ते बढ़ते अब 110 लोगों की हो गई थी और अगले 2 दिन तक ये खुदाई और ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। फिर 7 फरवरी यानी एवलांच आने के 5 दिन बाद ऑलमोस्ट इस रेस्क्यू टीम ने उस एरिया में 3 40 फीट के गड्ढे कर दिए। फिर अचानक से ये दिखाई पड़ा कि उनमें से एक गड्ढे में से साइड से एक तार निकला हुआ है। 5 दिन की खुदाई के बाद ये पहला एक फिजिकल ऑब्जेक्ट था जो एवलांच के नीचे दबा हुआ पाया गया। तो अब ये तो क्लियर हो गया था कि एक उम्मीद सामने आ गई है, उनको इसी वायर को फॉलो करना है और शायद उसी वायर के जरिए वो उन फौजियों तक पहुंच पाएंगे जो नीचे दबे हुए हैं। ये गड्ढा 40 फीट का था और इसके आसपास नरम बर्फ की दीवारें थी, तो ऐसा नहीं था कि इसमें आप बहुत सारे लोगों को उतार सकते हैं। तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को भी आगे बढ़ाने के लिए इस गड्ढे में कुछ लोगों को उतारा गया और फिर उन लोगों ने बर्फ के गड्ढे के साइड में से धीरे धीरे एक सुरंग बनाना शुरू किया इस वायर को फॉलो करने के लिए। जहां जहां पे वायर जा रहा था वहां से धीरे धीरे करके लोग बर्फ निकालने लगे और बर्फ निकाल के फिर लोग ऊपर निकाल के फेंकते थे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये था कि उस वायर के आसपास धीरे धीरे बर्फ निकालनी है और एक सुरंग बनानी है। इस सुरंग की भी खुदाई चलती रही। फिर 8 फरवरी को एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। इस सुरंग के बिल्कुल एंड में एक टेंट का हिस्सा नजर आया और अब ये क्लियर हो गया कि यहीं पे वो टेंट है जहां पे फौजी शायद दबे होंगे। और फिर और 5 घंटे की खुदाई के बाद
इन लोगों को टेंट के अंदर एक्सेस मिल गया और फिर टेंट के अंदर भी ये लोग धीरे धीरे बर्फ निकालते रहे और कुछ देर के बाद इनको पहला फौजी नजर आया। फिर इस फौजी के शरीर को बाहर निकाला गया धीरे से और ये खुदाई आगे चलती रही। 3 घंटे की खुदाई के बाद फौजियों को फिर अगला शरीर मिला। फिर इस शरीर को भी जब वो लोग आगे पहुंचा रहे थे तब उन्होंने देखा कि इस फौजी की सांसें अभी चल रही हैं और ये फौजी थे लैंस नायक हनुमंथप्पा कोप्पट। लगभग 6 दिन 20 फीट बर्फ में दबे रहने के बाद भी अभी भी लैंस नायक हनुमंथप्पा की सांसें चल रही थी। इनको संभाल के यहाँ से निकाल के सुरंग से ऊपर लेके आया गया, जहाँ पे 3 डॉक्टर्स ने तुरंत इनको ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन सप्लाई किया। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार था और किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये फौजी अभी भी जिंदा है और सब वेट कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी इनको अब किसी मेडिकल फैसिलिटी में पहुंचाया जाए। 8 फरवरी को लैंस नायक की जिंदा होने की खबर पूरे देश में फैल गई और लोग इनको अब सुपर ह्यूमन, सुपरमैन और मिरेकल मैन कहने लगे। इसके बाद एक चीता हेलीकॉप्टर से इनको सियाचिन बेस कैंप में लाया गया। वहां पे एक मेडिकल अफसर कर्नल तनवर ने एक मेडिकल टेंट में लैंस नायक को देखा और उन्होंने ये कहा था कि जब उन्होंने उनको देखा, उनके हाथ को पकड़ा, तो लैंस नायक हनुमंथप्पा ने भी रिस्पॉन्ड किया था, उनके हाथ को हल्के से दबाया था। इसका मतलब लैंस नायक अभी कॉन्शियस थे। यहाँ उनका चेकअप करने के बाद उनको एक दूसरे हेलीकॉप्टर में बैठा के एक दूसरे एयरफील्ड पे लेके गए और वहाँ पे एक इंडियन एयरफोर्स के सुपर हरक्यूलिस प्लेन से इनको दिल्ली लेके आया गया। ये था आर्मी का रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल, जिसको लोग शॉर्ट में आरआर हॉस्पिटल भी कहते हैं। उस टाइम आरआर हॉस्पिटल के कमांडेंट थे लेफ्टिनेंट जनरल एसडी दुहान और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने 38 ईयर्स के मेडिकल करियर में ऐसा केस कभी नहीं देखा कि 6 दिन बर्फ में दबे रहने के बाद ये इंसान अभी भी जिंदा है। लैंस नायक हनुमंथप्पा को तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया गया और प्राइम मिनिस्टर मोदी को इन्फॉर्म किया गया। उसी के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह हॉस्पिटल पहुंचे और उनको लैंस नायक हनुमंथप्पा की कंडीशन के बारे में पूरा अपडेट दिया गया। हालांकि वो भी जिंदा थे पर उनकी हालत बहुत ही नाजुक थी क्योंकि वो सीवियरली डिहाइड्रेटेड, हाइपोथर्मिक, हाइपोक्सिक, हाइपोग्लिसीमिक और शॉक में थे। इस सब के साथ उनको सीवियर निमोनिया भी हो गया था और ऐसा लग रहा था कि उनका किडनी और लिवर फंक्शन भी फेल होने वाला है। पर हैरानी की बात यह थी कि इतने समय बर्फ में दबे रहने के बाद भी उनको फ्रॉस्ट बाइट नहीं हुआ था और उनकी हड्डियां सलामत थी, जो कि एक बहुत ही अनयूजुअल बात थी। जिस टाइम लैंस नायक हनुमंथप्पा दिल्ली में जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, उस समय सोनम पोस्ट पे लगातार ये ऑपरेशन चलता रहा और एक एक करके 9 आर्मी के जवानों की बॉडीज को निकाला गया। लैंस नायक हनुमंथप्पा की कंडीशन के बारे में उनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया गया और उनकी वाइफ श्री महादेवी भी अब दिल्ली पहुंच गई थी। इनको होश में लाने के लिए दिल्ली के एम्स के एक्सपर्ट डॉक्टर्स और देश भर के और डॉक्टर्स से राय ली गई और इस बात पे भी चर्चा हुई कि इनको दिल्ली के अलावा किसी और हॉस्पिटल में भेजना चाहिए जहां इनको बेहतर मेडिकल केयर मिल सकती है। पर ये डिसाइड हुआ कि जो इनके लिए किया जा सकता है वो किया जा रहा है। पर धीरे धीरे ये बात साफ हो रही थी कि लैंस नायक हनुमंथप्पा के बचने के चांसेस बहुत ही कम है। और फिर 11 फरवरी को सुबह 11:45 पे लैंस नायक हनुमंथप्पा ने अपनी आखिरी सांस ली। उसी दिन शाम को इस बहादुर फौजी के शरीर को दिल्ली के आर्मी के ब्रार स्क्वायर में लाया गया, जहां प्राइम मिनिस्टर, आर्मी और मिलिट्री के सीनियर ऑफिसर्स और पॉलिटिकल लीडर्स ने इनको श्रद्धांजलि दी। इसके बाद इनके शरीर को कर्नाटक इनके होम टाउन में लेके जाया गया, जहां पे इनका अंतिम संस्कार हुआ। 11 महीनों के बाद साल 2017 में इनकी वाइफ श्री महादेवी को दिल्ली बुलाया गया और आर्मी डे के दिन लैंस नायक हनुमंथप्पा को मरणोपरांत सेना मेडल दिया गया। लैंस नायक हनुमंथप्पा अपने बाकी 9 साथियों के साथ 20 फीट बर्फ के नीचे इतने समय तक दबे रहे, पर फिर भी वो जिंदा थे। आज तक भी इस बात को कोई भी समझ नहीं पाया है कि ऐसी क्या बात थी, ऐसा क्या जज्बा था जो इतने दिनों तक उनकी सांसें बर्फ के नीचे चलती रहीं। देश के ऐसे बहादुर जवानों को हम सलाम करते हैं।